पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वांग ने मूर्तियां बनाने का काम शुरू कर दिया था। ऐसे ही काम करते हुए पड़ोस में रहने वाला एक लड़का वांग की दुकान पे आना शुरू कर देता है। इस वजह से तो वांग की उस बच्चे के साथ दोस्ती हो चुकी थी। यहाँ तक कि वांग को अब बच्चे के घर वाले भी पहचानने लग गए थे। उन्होंने तो वांग को घर पर लंच के लिए इन्वाइट भी किया था। इस वजह से उन सभी की आपस में अच्छी दोस्ती बन जाती है। इस तरह से जिंदगी गुजार के वांग को बहुत अच्छा महसूस हो रहा था कि इतने सालों बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बिल्कुल एक नॉर्मल इंसान बन चुका हूँ। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में वांग मुर्गियों को दाना डाल रहा होता है। उन्हें दाना डालने के बाद वो वापस से अपना मूर्तियां बनाने का काम शुरू कर देता है। उन्हें बनाते हुए वो कह रहा था कि मैं यहाँ पर मूर्तियों को तो बना पा रहा हूँ, लेकिन मुझे अभी तक के इस तरह की मूर्ति बनाने का हुनर नहीं मिल पाया जैसे कि कोई ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गॉड लेवल के बंदे वाला मूर्ति बना सकता है। जितनी भी मैं मूर्तियां बना रहा हूँ मैं उसी लेवल के आसपास की मूर्ति बना पा रहा हूँ जितने लेवल पे मैं हूँ, क्योंकि जितने अंदर मेरी पावर है उतनी ही ज्यादा पावर की मैं यहाँ पर मूर्ति बना पाऊंगा। उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग मूर्ति नहीं बना सकता। इसलिए वो छोड़ ही देता है हाई पावरफुल कल्टीवेटर की मूर्तियां बनाना और नॉर्मल लोगों की मूर्ति बना रहा होता है। देखते ही देखते उसकी पूरी दुकान भर चुकी थी मूर्तियों से। और जैसे जैसे वांग को फ्री टाइम मिल रहा था वो जो उसके रेड ऑरा से पिल बन रही होती है उन सभी को रिफाइन करने के लिए भी बैठ जाता है, ताकि फ्री टाइम में वो खुद की थोड़ी बहुत कल्टीवेशन पावर भी बढ़ा सके, क्योंकि यहाँ पर इतना ज्यादा टाइम पास करने के लिए तो नहीं आया है। जैसे वो उन पिल को वहाँ पर रिफाइन करते हुए उनकी पावर को एब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रहा था, उसकी थोड़ी बहुत वहाँ पर पावर बढ़ने लगती है। जिसके बाद एक दिन दुकान पे बहुत सारे कस्टमर आ जाते हैं जो सभी यहाँ पर वांग से मूर्तियां लेने के लिए आए थे। उन्हें वहाँ पर बहुत ही ज्यादा कमाल कमाल की मूर्तियां दिखाई दे रही थी। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये नॉर्मल सा मामूली बंदा इतनी ज्यादा कमाल की मूर्ति को कैसे रिफाइन कर सकता है। इस तरह की मूर्तियां बनाना कोई मामूली इंसान का काम तो नहीं है, ये एक खानदानी है। ऐसी मूर्ति बनाने वालों से ही आता होगा जिनके खानदान को भी मूर्ति बनाने का ही काम होगा। देखते ही देखते वांग की दुकान बहुत ज्यादा फेमस हो चुकी थी। डेली कस्टमर का वहाँ पर आना लगा रहता था। किसी को अगर कुछ मूर्ति उतनी ज्यादा खास पसंद नहीं आती तो वो बच्चा वहाँ पर उन्हें बुरा भला भी कह रहा होता है कि इतनी अच्छी तो मूर्ति है लेकिन इन लोगों की आंखें खराब है, इस वजह से इन्हें मूर्ति अच्छी नहीं लगी। इसी तरह से धीरे धीरे करते हुए स्टोरी को आगे बढ़ाया जा रहा था। जिसके बाद एक दिन वो जो बच्चा होता है दुकान के अंदर जू नाम के एक बंदे को लेकर आता है और उसे मूर्तियां दिखा रहा होता है कि देखो यहाँ पर ये कितनी अच्छी मूर्तियां हैं, इससे अच्छी मूर्तियां तुम्हें इस पूरे के पूरे विलेज के अंदर कहीं नहीं मिलेगी, तो क्या तुम यहाँ पर से कुछ मूर्तियां खरीदना नहीं चाहोगे। वो बच्चा वहाँ के कान में कह देता है कि ये जो बंदा है ना इसका नाम जू है, ये अच्छी खासी रॉयल फैमिली से आता है, तो इसे सस्ते में मूर्ति मत बेचना, इसके पास ना बहुत पैसे हैं। जू जो होता है उसे वहाँ पर सबसे पहले वही ड्रैगन की मूर्ति दिखाई देती है जिसके ऊपर तो उसकी आंखें टिक चुकी थी। वो उसे देखकर एकदम हैरान रह चुका था कि इतना रियलिस्टिक ड्रैगन बनाना किसी भी नॉर्मल बंदे की तो बात ही नहीं है। ऐसा लग रहा है कि ये ड्रैगन अभी जिंदा होकर यहाँ पर बाहर निकल कर आ जाएगा। और जैसा उसे डाउट लग रहा था ड्रैगन को छूते ही वो चीज हो भी जाती है। वो ड्रैगन अचानक से वहाँ पर जिंदा हो चुका था, जो देखकर जू घबरा जाता है, लेकिन अपनी आंखों का धोखा समझकर वो उस चीज को इग्नोर कर देता है। वो बच्चा जू से कह रहा था यहाँ पर जितनी भी मूर्तियां हैं ना वो नॉर्मल बिल्कुल भी नहीं है, उनके अंदर स्पिरिचुअल पावर है, इसलिए किसी को भी खरीदने से पहले उसे छूना मत। इस चीज को सुनकर तो जू को कंफर्म हो चुका था कि नहीं ये मूर्तियां नॉर्मल बिल्कुल भी नहीं है। अब तो मैं इसे जरूर खरीद के रखूंगा ताकि मैं इसका राज जान सकूं कि असल में ये चीज है क्या। वांग वहाँ पर मिस्टर जू से कह रहा था कोई बात नहीं, अगर आपको कोई पसंद आ रही तो आप उसे खरीद सकते हैं, या फिर चाहिए तो ये ड्रैगन वाली खरीद लो, मैं इसे भी आपको बेच दूंगा। जिस पर मिस्टर जू कहता है ठीक है मुझे इसी ड्रैगन का बताओ, ये ड्रैगन मुझे बहुत ही ज्यादा कमाल का लग रहा है, तुम जो कीमत बोलोगे मैं वो कीमत तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। वांग वहाँ पर उससे कह देता है सिर्फ इसके 10 सोने के सिक्के हैं, 10 सोने के सिक्कों में मैं तुम्हें ये ड्रैगन दे दूंगा। वो बच्चा तो एकदम ज्यादा परेशान हो चुका था कि अरे यार मैंने वांग से कहा था कि अमीर बंदा है, इससे अगर 100 भी मांगते तो 100 मिल जाते, लेकिन वांग तो यहाँ पर अपनी ईमानदारी दिखाते हुए इसकी असली कीमत ही इसे बता दी। मिस्टर जू काफी ज्यादा खुश हो चुका था, इसलिए वो फटफट से वहाँ पर ड्रैगन की मूर्ति खरीदने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद वो उस मूर्ति को खरीद कर अपनी घोड़ा गाड़ी में बैठ जाता है। बैठने के बाद वो कह रहा था ये मूर्ति अगर मैं प्रिंस को दिखाऊंगा ना तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे, इस तरह की मूर्तियां उन्हें बहुत ज्यादा पसंद भी आती है, इसलिए ये मूर्ति मैं प्रिंस के लिए ले जाता हूँ। अगर प्रिंस को ये मूर्ति पसंद आ गई ना तो इसके बदले मुझे वो इतना बड़ा इनाम देंगे जिसकी कोई हद नहीं है। मुझे तो सिर्फ ये 10 सोने के सिक्कों में मिल गई, प्रिंस मुझे हजारों के हजार सोने के सिक्के दे सकते हैं इस ड्रैगन के बदले, क्योंकि ये है जो इतना ज्यादा कमाल का। इस वजह से वक्त बड़ी खुशी खुशी महल के अंदर आ वहाँ आने के बाद वो प्रिंस के कमरे के पास आता है और उनसे कहता है कि मेरे पास आपके लिए एक बहुत ही अच्छा गिफ्ट है, आप बाहर आकर उसे देखना नहीं चाहोगे क्या। प्रिंस कह रहा होता है अरे जाओ जाओ यार, रात कितनी ज्यादा हो गई है, मैं सो रहा हूँ, कल आराम से बात करेंगे, इसलिए मुझे रात को डिस्टर्ब मत करो। मिस्टर जू कह रहा था आपको पता नहीं कि मेरे हाथ में क्या चीज है, आप इसे देखेंगे ना तो आपकी नींद उड़ जाएगी, ये इतनी ज्यादा कमाल की चीज मैं आपके लिए आज यहाँ पर लेकर आया हूँ। जो सुनकर तो प्रिंस भी हैरान रह चुका था कि क्या सच में, चलो अब देख ही लेते हैं कि असल में ये क्या लेकर आया मेरे लिए। इसलिए वो कमरे के बाहर आता है ताकि देख सके
कि मिस्टर जू किस चीज के बारे में इतना ज्यादा खुश हो रहा है बताने के लिए। प्रिंस जैसे ही वहाँ पर ड्रैगन की मूर्ति को देखता है जल्दी से उसे अपने पास लेकर आता है, जहाँ उसके पास आते ही ड्रैगन की मूर्ति की पावर एक्टिवेट हो चुकी थी। वो मूर्ति के अंदर से बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल ऑरा बाहर निकल रहा था। उसे देखकर तो प्रिंस को अपनी आंखों पे यकीन नहीं होता कि ये मामूली सी लकड़ी में इतना ज्यादा स्पिरिचुअल ऑरा कैसे भरा हुआ है, आखिर इसे किस तरह के जादू का इस्तेमाल करते हुए बनाया गया है। वो मिस्टर जू से कह रहा था इससे ज्यादा कमाल की चीज मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखी थी, ये बहुत ही ज्यादा अच्छी चीज है, लगता है तुमने बहुत मेहनत की है इसे हासिल करने के लिए, आओ मेरे साथ मैं तुम्हें बहुत ही बढ़िया वाली पार्टी देता हूँ। जिसके बाद वो सभी वहाँ से प्रिंस के फादर के पास मिलने के लिए जा रहे थे। फादर तो अपना मजे से ही महल के अंदर रंगरलियां मना रहा था। वहाँ पर बहुत ही ज्यादा लड़कियां डांस कर रही होती है। उन्हें डांस करता हुआ देखकर वो जो किंग होता है अपना मनोरंजन कर रहा था कि वाह क्या लड़कियां हैं। किंग के आसपास वहाँ पर उसके 2 सेनापति भी मौजूद होते हैं, वो लोग भी यहाँ पर नाच गाने का मजा ले रहे थे। तब वहाँ पर प्रिंस और मिस्टर जू आ जाते हैं। वो दोनों यहाँ पर किंग से ही मिलने के लिए आए हुए थे। किंग उन दोनों से कह रहा था अरे क्या हुआ, इतनी रात को यहाँ पर आ गए, कुछ जरूरी काम था क्या? जरूरी काम था तो बोल दिया होता पहले ही। प्रिंस अपने फादर को वो मूर्ति दिखाते हुए कहता है फादर देखो मैं आपके लिए क्या लेकर आया हूँ, आप इसे देखोगे ना तो हैरान रह जाओगे, ये कोई मामूली मूर्ति नहीं है। किंग और सेनापति जैसे ही वहाँ पर उस मूर्ति को देखते हैं वो लोग कहते हैं इस मूर्ति को बनाना वो बिन मामूली लकड़ियों से आखिर इतना बड़ा कारनामा किसने करके दिखा दिया। चलो मान भी लिया किसी ने इसे बना दिया होगा, लेकिन आखिर बनाने के बाद इसके अंदर स्पिरिचुअल ऑरा कैसे आया? कोई भी मामूली लकड़ी से अगर मूर्ति बना तो उसके अंदर स्पिरिचुअल ऑरा मौजूद नहीं होता है, लेकिन ये तो बिल्कुल नॉर्मल से हटके है। ऐसा लग रहा है कि इस मूर्ति के अंदर भी किसी तरह की पावर को डाल दिया गया है, वरना तो ये स्पिरिचुअल ऑरा बाहर नहीं निकालती। लेकिन ऐसा कैसे पॉसिबल है कि नॉर्मल सी मूर्ति यहाँ पर स्पिरिचुअल पावर निकाले? कौन सा पावरफुल बंदा था जिसने यहाँ पर इस मूर्ति को बनाकर पावर डाल दी है इसके अंदर? जाहिर सी बात है किसी इमॉर्टल के बगैर कोई भी इतनी कमाल की मूर्ति नहीं बना सकता। मेरे ख्याल से जिससे भी इसने बनाया है वो बंदा जरूर इमॉर्टल होगा। किंग भी हैरान था कि अरे हमारे इस विलेज के अंदर इमॉर्टल कैसे आ सकता है? कई साल हो गए मैंने कभी भी किसी इमॉर्टल को देखा ही नहीं। एक जो सेनापति होता है जैसे उसने मूर्ति को उठाने की कोशिश की थी, उसकी स्पिरिचुअल पावर इतनी होती है कि उसके हाथ से ही मूर्ति गिर जाती है। लेकिन तब दूसरे सेनापति ने उस मूर्ति को उठा लिया था, क्योंकि जिसकी भी पावर उस मूर्ति की स्पिरिचुअल ऑरा से मेल खाएगी वही उस मूर्ति को संभाल सकता है, वरना कमजोर तो उस मूर्ति को संभाल भी नहीं पाएगा। इतनी ज्यादा पावरफुल वो मूर्ति वहाँ पर ड्रैगन की बनी हुई थी। किंग वहाँ पर कह रहा होता है मैं यहाँ पर प्रिंस को और मिस्टर जू को जितनी चाहे उतनी लड़कियाँ उतने सोने के सिक्के सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ। आज उसने यहाँ पर इस मूर्ति को लाकर मेरा दिल खुश कर दिया, ये तो मेरे खजाने में 4 चांद लगाने वाली है। किंग मिस्टर जू से कहता है मिस्टर जू क्या तुम मुझे बता सकते हो कि असल में तुम ये मूर्ति कहाँ से लेकर आए? मुझे उम्मीद है कि जहाँ से भी तुम लेकर आए होगे ना उसके पास इस तरह की और मूर्तियाँ होंगी, तो मैं चाहता हूँ कि तुम जाओ और वहाँ जाकर सारी की सारी मूर्तियों को चुरा लो। अब मिस्टर जू इसके लिए तैयार नहीं होता, इसलिए जो किंग होता है अपने दोनों सेनापति को वांग की दुकान पे भेज देता है ताकि वहाँ जाने के बाद जो भी मूर्तियाँ पावरफुल वाली होगी वो उन सारी की सारी मूर्तियों को चुरा सके। वहाँ पर जितनी भी मूर्ति होती है उन्हें पता चलता है कि हर एक मूर्ति के अंदर पावर है, ऐसी कोई मूर्ति है ही नहीं जो कि नॉर्मल हो। लेकिन जैसे वो मूर्ति को छूते उसके अंदर से पावर निकलकर उन सेनापति के ऊपर ही अटैक कर रही होती है, क्योंकि कुछ मूर्तियाँ कम लेवल की थी और कुछ मूर्तियाँ ज्यादा लेवल की थी। ज्यादा लेवल की मूर्तियों को छूने की वजह से उन सभी की हालत खराब हो रही होती है, लेकिन तब भी वो जबरदस्ती अपने स्टोरेज बैग के अंदर सभी मूर्तियों को भरते जा रहे होते हैं ताकि कुछ भी क्यों ना हो जाए, आज तो हम यहाँ पर सारी की सारी मूर्तियाँ चुरा कर ही रहेंगे। लेकिन जितना वो जबरदस्ती भरते जा रहे थे उतना ही पावर की वजह से उनके कपड़ों में आग लग रही होती है। लेकिन ये बदमाश लोग अभी भी यहाँ पर सुनने को तैयार नहीं थे। वो लोग कैसे भी करके यहाँ पर मूर्तियों को चुराना ही चाहते हैं। वो लोग कह रहे होते हैं ये जगह हमें बहुत ज्यादा खतरनाक लग रही है, लेकिन जितना हम रिस्क लेंगे उतना ही ज्यादा हमारे लिए अच्छा होगा। जितनी मूर्तियों को हम यहाँ से ले जाएंगे यहाँ पर किंग जो है उतना ज्यादा खुश हो जाएंगे और हमें उतना ही ज्यादा इनाम देने वाले हैं। तो चलो थोड़ी बहुत तकलीफ होती है उस पर अनदेखा करो और फटफट से सारी मूर्तियों को स्टोरेज बैग में भरना शुरू कर दो। एक सेनापति जैसे एक मूर्ति को छूने वाला होता है उसके अंदर वांग ने थोड़ी सी रेड लाइटनिंग की पावर को रख दिया था। इस वजह से उस मूर्ति को छूते साथ ही रेड लाइटनिंग की पावर उस सेनापति को लग जाती है। उस वजह से तो उसका अंचर पंचर ढीला हो चुका था कि बाप रे ये मूर्ति है कि बिजलियों का घर है, ये क्या था। उसके घबराने की वजह से वो मूर्ति जो होती है ऊपर से नीचे गिरकर टूटने वाली थी, लेकिन वो मूर्ति टूटती उससे पहले ही वांग वहाँ पर आकर उस मूर्ति को बचा लेता है, जिस वजह से वो मूर्ति टूटने से बच जाती है। उसे देखकर तो वो दोनों सेनापति दंग रह चुके थे कि ये कैसे पॉसिबल है, इस कमरे में तो 1 सेकंड पहले कोई भी नहीं था, अगले ही सेकंड में ये बंदा यहाँ पर कैसे आ गया, क्या ये टेलीपोर्ट होकर यहाँ पर आया है? लेकिन आखिर ये टेलीपोर्ट कैसे हो सकता है, ये तो नॉर्मल मूर्ति बनाने वाला इंसान है ना। वो लोग एकदम ज्यादा दंग रह चुके थे कि टेलीपोर्ट होने वाली पावर तो नेटसन सोल लेवल के कल्टीवेटर के पास होती है, तो क्या इसका मतलब ये मामूली सा मूर्ति बनाने वाला इंसान नेटसन सोल लेवल का कल्टीवेटर है? नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता, यहाँ पर तो मैंने खुद अपना नेटसन सोल लेवल ब्रेक थ्रू नहीं किया। तो इतना पावरफुल बंदा इस विलेज के अंदर
क्या करने के लिए आया है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर से वो जो सोल था उन दोनों सेनापति से कह रहा था, तुमने तो अभी यहाँ पर कुछ देखा, मेरे मास्टर ने यहाँ पर अपनी पावर जो दिखा दी, तो तुम लोग यहाँ पर अपनी पैंट गीली करके भागोगे। लगता है यहाँ पर आज रात का एंटरटेनमेंट होने का बंदोबस्त हो गया, इन दोनों की खूब पिटाई होगी, जिसे देखकर तो आज मजा ही आ जाने वाला है। पहले मास्टर इनकी पिटाई करे, उनके बाद में इनकी सोल खाकर अपना पेट भर लूंगा। वांग वहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए इतना गुस्से से उन दोनों सेनापति को देखता है कि उन दोनों सेनापति की हालत खराब हो चुकी थी, उनके फटकर चार हो जाती कि ये तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक बंदा है। वांग अपनी आइडेंटिटी छुपाना चाह रहा था, लेकिन तब भी सभी को पता चल गया कि एक पावरफुल कल्टीवेटर है, इसलिए एक सेनापति वहां पर अपनी पावर को एक्टिवेट करता है और उस पावर का इस्तेमाल करते हुए उसने वांग के ऊपर अटैक करने की कोशिश की थी। उसी का देखा देखी दूसरा वाला भी कल्टीवेटर वहां पर आ जाता है। वो दोनों सेनापति मिलकर यहाँ पर वांग के ऊपर अटैक करने वाले थे। वांग वहां पर अपनी अभी भी पूरी तरह से पावर को एक्टिवेट नहीं करता, बस दो घसीट के थप्पड़ मारता है और उन दोनों को फेंक देता है, ताकि अभी तक के उन लोगों को असल में ये ना पता चल जाए कि वांग के पास किस तरह की टेक्निक है और वो इतना स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर है कि वो पूरे के पूरे विलेज को बर्बाद कर सकता है। इसलिए उसने यहाँ पर अपनी पूरी पावर एक्टिवेट नहीं की, बस दो थप्पड़ के अंदर ही उन दोनों सेनापति को निपटा दिया। वांग वहां पर कह रहा होता है, देखो यहाँ पर ना, अगर अपनी जान की खैर चाहते हो तो 4,500 सोने के सिक्के लेकर आओ, इसके बदले मैं दुकान के अंदर जितनी भी मूर्तियां हैं वो सब दे दूंगा, क्योंकि सबकी कीमत यही बनती है, ना एक सिक्का ज्यादा ना एक सिक्का कम, 4,500 लगेंगे, चाहिए तो बोलो, नहीं तो फिर मुझे ही देखना पड़ेगा कि आगे क्या करना है। वो दोनों सेनापति एकदम घबरा चुके थे। वो वांग को ग्रीट करते हुए कह रहे होते हैं, देखिए सीनियर, हमें पता चल गया कि हम लोग आपके सामने कुछ भी नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर आपसे माफी मांगना चाहते हैं जो हमने गलती यहाँ पर कर दी। अगर हमें पता होता कि आप इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो कभी भी गलती से भी हम आपकी दुकान पे आने की कोशिश नहीं करते। हम सभी ना बाई युआन सेट के सेनापति हैं, हमें किंग ने यहाँ पर भेजा था ताकि हम सारी मूर्तियों को चुरा सके। हम यहाँ पर आपसे भीख मांगते हैं कि आप हमें यहाँ पर माफ कर दो और हमें जिंदा छोड़ दो, इसके बदले अगर आप कुछ चाहते हो तो हम आपके लिए वो भी कर देंगे। वांग कहता है, एक बार में समझ नहीं आता क्या कह रहा हूँ, 4,500 लाओ, लो या फिर निकलो यहाँ से। लेकिन उनकी हरकत से वांग को पता चल चुका था कि ये लोग यहाँ पर पैसे से तो इसे नहीं खरीदने वाले, इसलिए वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए जितनी भी मूर्तियों को चुराकर उन लोगों ने अपने स्टोरेज बैग के अंदर भर के रखा था, वो सारी की सारी मूर्ति बाहर निकाल लेता है और उसे निकालने के बाद वो उसे वापस से दुकान के अंदर ही लगा देता है। जो देखकर तो उस सोल को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि अरे यार, मेरा सारा मूड खराब हो गया, मैं तो सोच रहा था कि ये लोग यहाँ पर मर जाएंगे और मैं इनकी सोल को खा जाऊंगा, लेकिन यार धत मास्टर ने तो इन्हें मारा ही नहीं। बड़ी अच्छी किस्मत लेकर ये दोनों सेनापति आज यहाँ पर आए थे। जिसके बाद वांग पूरे गुस्से के साथ उन दोनों सेनापति से कहता है कि अब यहाँ से निकल लो और अगली बार पैसे लेकर आना, अगर अगली बार खाली हाथ आए तो समझ जाना कि तुम दोनों का वो दिन आखिरी होगा। इसलिए वो दोनों सेनापति फटफट अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग निकलते कि कहीं यहाँ पर वांग उनकी जान ही ना ले लाए। उन दोनों के जाने के बाद वांग दोबारा से वहाँ पर अपना कल्टीवेशन करना शुरू कर देता है। जैसे जैसे वो कल्टीवेशन कर रहा था उसके अंदर से रेड ऑरा काफी ज्यादा निकल रहा होता है। उसी रेड ऑरा का इस्तेमाल करते हुए वो उन सभी पिल को रिफाइन कर रहा था। अगले दिन मिस्टर जू जो होता है वो महल के अंदर से बहुत ही ज्यादा सोने की जो ईंट वगैरह थे वो वांग के पास लेकर आता है। उनसे कह रहा होता है कि ये रॉयल फैमिली की तरफ से छोटा सा गिफ्ट है आपके लिए। उन लोगों का कहना है कि अगर आपको फ्यूचर में कभी भी किसी चीज की जरूरत हो तो आप वहाँ पर जाकर उनसे मांग सकते हैं, वो लोग आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। मिस्टर जू को तो नहीं पता था कि अचानक से रॉयल फैमिली को हो क्या गया, वो वांग से इतना ज्यादा दरिया दिली क्यों दिखा रही है, लेकिन वांग को पता होता है कि कल रात में दोनों सेनापति ने मार, तो उसी का बदला यहाँ पर ये लोग सोने की ईंटें देकर चुका रहे हैं। अब रात को गांव के अंदर जश्न मनाया जा रहा होता है क्योंकि आज न्यू ईयर था, इसलिए सभी वहाँ पर बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। बहुत ही अच्छा माहौल बाहर चल रहा था, सभी लोग न्यू ईयर की तैयारी में बहुत ही ज्यादा नाच गा रहे होते हैं। लेकिन वांग को किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो अपनी दुकान के अंदर बैठा होता है और वहाँ पर वो मूर्तियां बना रहा था। पर वो बच्चा कहाँ रुकने वाला था, वो अपने घर से मिठाइयाँ लेकर आता है वांग के लिए ताकि वो भी उसके साथ मिलकर न्यू ईयर को सेलिब्रेट कर सके। वो वांग से कहता है, अंकल वांग देखो, मेरी मम्मी ने के लिए भेजा है, उम्मीद है आपको ये पसंद आएगा। साथ ही वो वहाँ पर वांग की बनाई हुई इतनी ज्यादा मूर्तियों को देखकर काफी ज्यादा खुश था क्योंकि वांग ने अपने कलेक्शन के अंदर और भी अच्छी अच्छी मूर्तियों को भर दिया होता है। वांग उसे बता रहा होता है, ये सब जो है ना वो मेरी फैमिली के मेंबर हैं, इन सब के साथ ही मैं पहले रहा करता था, लेकिन अब सब खत्म हो गया, मैं उनसे दूर हो चुका हूँ, इसलिए उनकी यादों में मैंने इन सभी मूर्तियों को यहाँ पर बनाया है। आज मैं यहाँ पर इन मूर्तियों के साथ ही अपना न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रहा हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुम यहाँ पर मुझसे मिलने के
लिए आ गए। वो बच्चा वहाँ पर कह रहा था, अंकल वांग आपको पता है कि मैंने अपने फादर से सुना कि रॉयल फैमिली से कोई लड़की है जिसकी बात चल रही है कि वो उससे आपकी शादी करा दी जाएगी, तो आप इस पे एग्री होने वाले हैं क्या? आपको पता है मैंने उस लड़की को ना पहले देखा है, वो लड़की बहुत ज्यादा सुंदर है। जिस पर वांग कहता है नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, तुम्हें पता है मेरे पास ना वाइफ पहले से ही मौजूद है, माना कि वो अभी मेरे साथ नहीं है लेकिन वो दूसरी जगह पर है, लेकिन मैं पहले से ही मैरिड हूँ। वो बच्चा कह रहा था क्या सच में? मुझे तो पता ही नहीं था, क्या आप मुझे कभी भी अपनी वाइफ से मिलवाएंगे? मैं उसे देखना चाहता हूँ, वो कितनी ज्यादा सुंदर दिखाई देती होगी। जिस पर वांग कहता है ठीक है, मैं तुम्हें ना एक दिन उससे मिलवाने के लिए जरूर ले जाऊंगा, लेकिन अगर अभी तुम उसे देखना चाहते हो तो देखो ये मूर्ति उसी की है, बिल्कुल इसी तरह से दिखती है मेरी वाइफ। वो मूर्ति किसी और की नहीं बल्कि ली मुआन की ही थी। उसी की मूर्ति को वहाँ पर वांग ने बनाया था, जिसे बनाकर वो उस बच्चे को दिखा रहा होता है। उसे देखकर तो बच्चा काफी ज्यादा हैरान रह चुका था कि वाह इतनी ज्यादा सुंदर आपकी वाइफ है, ये तो बहुत ही ज्यादा प्यारी है, इतनी ज्यादा प्यारी लड़की मैंने कभी नहीं देखा। तो वहीं हम ली मुआन को भी देखते हैं जो खुद भी वहाँ पर वांग को याद कर रही होती है। उसने वांग के लिए एक बहुत ही कमाल का आर्मर भी बनाया था ताकि जब भी वांग उससे मिलने आया तो ये आर्मर वो उसे गिफ्ट करेगी। एक तरफ वांग ली मुआन को याद कर रहा था तो दूसरी तरफ ली मुआन वांग को याद कर रही होती है कि कब वो दोनों वापस में मिलेंगे। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।